हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर मैं बोल सकती हूँ, बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सेल बायोलॉजी। अगर मैं स्पेसिफिकली सेल बायोलॉजी की बात करती हूँ, जिसे हिंदी में हम कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं, तो कोशिका विज्ञान वाले पार्ट में बेसिक कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे जब हम बॉटनी की बात करते हैं या जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोलॉजी और द मैं बोल सकती हूँ पर्टिकुलरली बॉटनी, तो इसके अंदर आपके कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कुछ भाग जो है वो वर्गीकृत होते हैं। जैसे फर्स्ट सेगमेंट आपको दिख रहा है सेल बायोलॉजी। अगर मैं सेल बायोलॉजी की बात करती हूँ तो सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल, यानी सेल जो बायोलॉजी है, कोशिका जो विज्ञान है, वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप कोशिका का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, यानी व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, सेल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर या कोशिका की बाह्य संरचना या आंतरिक संरचना क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसी के साथ में जैसे और मैं अगर पार्ट्स की बात करूं तो एक पार्ट हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिकी। बेसिकली जेनेटिक्स इज द पार्ट या मैं बोल सकती हूँ जेनेटिक्स इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी और द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्रोमोसोम और द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसे हिंदी में हम आनुवांशिकी कहते हैं। तो जेनेटिक्स विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंदर हम क्रोमोसोम का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हो गया। जैसे सेम एज प्लांट मैं बोल सकती हूँ फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, पादप कार्यकी पढ़ेंगे आगे वाले सेमेस्टर्स के अंदर, या फिर मैं बोल सकती हूँ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हम पादप रोग विज्ञान के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी या जिसे हम सूक्ष्म जैविकी के नाम से जानते हैं, वो भी इसी का पार्ट हो जाता है। तो दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर आप पर्टिकुलरली एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो प्रेजेंटली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज द सेल बायोलॉजी, वो हमारा कोशिका विज्ञान वाला मैं बोल सकती हूँ टॉपिक है। और कोशिका विज्ञान की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत स्पेसिफिकली यू विल स्टडी अबाउट द सेल, यानी आप विशिष्टतः कोशिका के बारे में क्या करते हो, अध्ययन करते हो। कोशिका की खोज किसने करी, कोशिका के टाइप्स क्या होते हैं, कोशिका के बेसिस पर जो सेल थ्योरी दी गई थी यानी कोशिका सिद्धांत दिया गया था वो किसने दिया था, उसको मॉडिफाई किसने किया था, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और सेल के अंदर जो इंटरनल मैं बोल सकती हूँ स्ट्रक्चर होती है, आंतरिक संरचना होती है, जिसके अंदर बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स और द साइटोप्लाज्म, या जिसके अंदर हम मुख्यतः कोशिका द्रव्य की बात करेंगे और कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों की बात करेंगे। तो वो सारे टॉपिक जो है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहा किसे जाता है, फिर देखेंगे हम कि हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की खोज जो है वो किसने करी। तो लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे सेल बायोलॉजी में, टॉपिक रहेगा हमारा सेल बायोलॉजी और इसी में परिभाषा लिखेंगे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कोशिका का, जिसके अंतर्गत कोशिका का, कोशिका का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, कोशिका का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, कोशिका का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। अब बस आगे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोशिका विज्ञान कहलाती है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, चाहो तो लिख सकती हो कोमा लगा के, कोशिका विज्ञान कहलाती है, कोशिका विज्ञान कहलाती है, कोशिका विज्ञान कहलाती है, कोशिका विज्ञान कहलाती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सेल बायोलॉजी is the branch of science, cell biology is the branch of science in which we study about the, in which we study about the, in which we study about the complete introduction of, complete introduction of cell, complete introduction of cell। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कोशिकाओं से परिचय, कोशिका परिचय लिख सकते हैं या कोशिकाओं से परिचय, कोशिकाओं से परिचय।
कोशिकाओं से परिचय। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल, इंट्रोडक्शन टू सेल, इंट्रोडक्शन टू सेल। अब जैसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल की बात करते हैं, जैसे ही हम कोशिका के परिचय की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है हमारा बायोलॉजी के अंदर, एंड ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो, मतलब जीव विज्ञान के जनक भी जिन्हें हम कहते हैं, उनका नाम आपको अच्छे से पता है। बायोलॉजी के फादर या जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। तो सेल के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट बोला गया था वो क्या बोला था और किसने बोला था ये तो हमें पता चल गया, पर क्या बोला था ये हम देखते हैं। उससे पहले हम ड्यूरेशन याद रखेंगे। ड्यूरेशन आपको याद रखनी है 384 टू 322 BC यानी बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा पूर्व, आप हिंदी में बोलते हो ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, चलो इन्होंने क्या बोला तो लिखेंगे इन्होंने बताया कि, इन्होंने बताया कि, इन्होंने बताया कि जंतुओं तथा पादपों का शरीर, जंतुओं तथा पादपों का शरीर, जंतुओं तथा पादपों का शरीर शरीर कुछ संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। कुछ संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, तो संरचनात्मक इकाइयों से, संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, केवल इन्होंने ये नाम लिया कि संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। द बॉडी ऑफ, मैं बोल सकती हूँ एनिमल्स एंड प्लांट इज मेड अप बाय सम स्ट्रक्चरल यूनिट, लेकिन इन संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है ये अभी तक इन्होंने बात जो है वो नहीं करी। तो एक बार इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे propose that, Arastu proposed that, Arastu proposed that, Arastu proposed that body of plant and animal, body of plant and animal, body of plant and animal, animal, body of plant and animal is made up by, is made up by, is made up by some structural units, is made up by some structural units, is made up by some structural units. स्ट्रक्चरल यूनिट से बना होता है बॉडी, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, यानी चाहे पादप का शरीर हो चाहे जंतु का शरीर हो, कुछ संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। पर इन संरचनात्मक इकाइयों को कोशिका कहा जाता है, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, तो अरस्तु ने केवल ये बताया था कि द प्लांट बॉडी एंड द एनिमल बॉडी इज मेड अप बाय द सम स्ट्रक्चरल यूनिट। आगे इन्होंने कुछ नहीं कहा। आगे साइंटिस्ट आए हमारे 1665 में। साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को अच्छे से पता होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, और ईयर की बात है 1665। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, और ईयर है 1665। रॉबर्ट हुक एंड ईयर है 1665। 1665 इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो बार्क ऑफ प्लांट होती है यानी पादप की छाल, पादप की छाल, पादप की छाल, या इंग्लिश में कहेंगे बार्क ऑफ ट्री बोल सकते हैं या प्लांट, बार्क ऑफ प्लांट ही लिख लेते हैं। तो बार्क ऑफ प्लांट जो है उसका अध्ययन किया, यानी प्लांट की बार्क जो छाल होती है उसको देखा। ठीक है, उसको देखा तो उन्होंने पाया कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान,
बार्क को जब इंटरनली देखा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, ये बात याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने जब बार्क ऑफ ट्री को देखा या बार्क ऑफ प्लांट को देखा तो इन्होंने खुद ने माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया था, इन्होंने खुद ने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था जिसकी सहायता से पादप की काष्ठ को देखा, जिसे छाल भी बोल सकते हैं और जिसे हम बार्क भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में काष्ठ भी बोल सकते हैं। तो जब उसको इंटरनली देखा तो पाया कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ उपस्थित है। कोष्ठ मतलब चैम्बर्स, कोष्ठ मतलब चैम्बर्स, मतलब हनी कॉम्ब के अंदर जैसे चैम्बर्स होते हैं वैसे प्रेजेंट है। इंटरनली जब स्ट्रक्चर को देखा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिली उन्हें, है ना। बहुत सारे चैम्बर्स जो है इस तरीके से देखने को मिले, बहुत सारे चैम्बर्स जो है वो देखने को मिले। अब ये बहुत सारे चैम्बर्स देखने को मिले तो इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, एक वर्ड को यूज किया, और ये जो चैम्बर्स थे, ये जो कोष्ठ थे, इनको नाम दे दिया सेल्यूली। ये जो चैम्बर्स थे इनको इन्होंने नाम दे दिया सेल्यूली, ठीक है, इनको सेल्यूली जो है वो नाम दे दिया। सेल्यूली का मतलब और कुछ नहीं है, सेल्यूली का मतलब है स्मॉल चैम्बर्स, छोटे जो कोष्ठ होते हैं उनको मैं सेल्यूली जो है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, सेल्यूली जो है वो नाम दे दिया। फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, कुछ समय के पश्चात इन कोष्ठों को, कुछ समय के पश्चात इन कोष्ठों को, इन कोष्ठों को कोशिका कहा या कोशिका नाम दिया, कोशिका कहा या कोशिका नाम दिया, कोशिका नाम दिया। मतलब आफ्टर सम टाइम ये जो स्मॉल चैम्बर्स थे जिनको सेल्यूली कहा था, इनको सेल जो है वो नाम दे दिया, प्रॉपर सेल वर्ड जो है वो उन्होंने क्या किया, यूज किया। तो एक बार दोबारा से सुन लेंगे जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, 1665 ईयर की बात है, 1665 की बात है। ये लंदन सोसाइटी के अंदर जो बार्क ऑफ ट्री थी या फिर मैं बोल सकती हूँ पादप की छाल है, उसको अपनी द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप की हेल्प से, अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे थे। जब इंटरनली उन्होंने बार्क ऑफ, मैं बोल सकती हूँ प्लांट को देखा या पादप की छाल की आंतरिक संरचना को देखा तो उसमें ऐसे मधुमक्खी के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है छोटे छोटे कोष जो है वो देखने को मिले, यानी स्मॉल चैम्बर्स देखने को मिले, सिमिलर टू द हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। और ये जो छोटे छोटे चैम्बर्स थे, ये जो छोटे छोटे कोष थे, इनको इन्होंने सेल्यूली जो है वो क्या कर दिया, नाम जो है वो दे दिया। सेल्यूली नाम जो है वो दिया था। सेल्यूली का मतलब सिंपल होता है कि स्मॉल चैम्बर्स जो होते हैं उनको लैटिन भाषा में या लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल चैम्बर या छोटे कोष जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेल्यूली कहा जाता है। आफ्टर सम टाइम ये जो हमारे स्मॉल चैम्बर्स थे जिनको सेल्यूली नाम दिया था पहले, उनको बाद में जो है वो सेल नाम जो है वो दे दिया गया। तो एक बार इसको तो समझ लिया ही होगा हमने, अब इसकी डिटेल लिखेंगे। 1665 में 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा अपने द्वारा अपने द्वारा अपने द्वारा बनाई गई अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पादप की छाल का, अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पादप की छाल का अध्ययन किया अध्ययन किया अध्ययन किया अध्ययन किया और बताया कि पादप की छाल की आंतरिक संरचना, और बताया कि पादप की छाल की आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान, छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठकों ऑब्लिक करके कक्षों, छोटे छोटे कोष्ठकों ऑब्लिक करके कक्षों से बनी होती है, छोटे छोटे कोष्ठकों ऑब्लिक करके कक्षों से बनी होती है, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल्यूली नाम दिया, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल्यूली नाम दिया। ठीक है,
चलिए एक पॉइंट और लिख लेंगे इसी में। सेल्यूली शब्द का शाब्दिक अर्थ, सेल्यूली शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी इसका मतलब क्या होता है? छोटे कक्ष होता है, छोटे कक्ष होता है, छोटे कक्ष होता है, छोटे कक्ष होता है। ठीक है, छोटे कक्ष होता है। आगे लिखेंगे कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात रॉबर्ट हुक ने सेल्यूली शब्द के स्थान पर, कुछ समय के पश्चात रॉबर्ट हुक ने सेल्यूली शब्द के स्थान पर सेल शब्द का प्रयोग किया, सेल शब्द का प्रयोग किया। बिकॉज ही वॉज द फॉरेनर साइंटिस्ट, क्योंकि वो विदेशी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने तो कोशिका नहीं कहा था, उन्होंने सेल ही कहा था, जिसका बाद में हमने हिंदी अर्थ जो है वो कोशिका निकाल लिया। बाकी शुरू में उन्होंने जो शब्द लिया वो सेल ही लिया था, है ना। तो बाद में उन्होंने सेल्यूली के स्थान पर सेल शब्द का प्रयोग किया, सेल शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है रिक्त स्थान, जिसका अर्थ होता है रिक्त स्थान, या फिर इंग्लिश में होलो स्पेस। क्योंकि बीच में हमें सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा होलो स्पेस देखने को मिलती है। कोशिका जो है उसके सेंटर में आपको बहुत ज्यादा खाली जगह जो है वो देखने को मिलती है, तो इसी वजह से उसको सेल या फिर होलो स्पेस जो है वो नाम दे दिया गया। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन 1665, इन 1665, इन 1665 रॉबर्ट हुक studied the Robert Hooke studied the bark of plant with the help of their own microscope, ठीक है, and found that the internal structure of plant bark is similar to the honeycomb structure, honeycomb मतलब मधुमक्खी का छत्ता, is similar to the honeycomb structure which is made up by numerous oblique करके many, which is made up by numerous oblique करके many small chambers। आगे लिखेंगे रॉबर्ट हुक नेम्ड दीज स्मॉल चैम्बर्स, रॉबर्ट हुक नेम्ड दीज स्मॉल चैम्बर्स एज celluli which mean small chambers, after some time he used the word cell in the place of celluli, which means hollow space। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने कोशिका से संबंधित समस्त जानकारी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका से संबंधित समस्त या संपूर्ण जानकारी अपनी पुस्तक संपूर्ण जानकारी
अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में दी, अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में दी। मतलब जो भी सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, जो भी उन्होंने देखा था सेल के अंदर, जो भी सेल की स्ट्रक्चर देखी थी, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने अपनी बुक जो है माइक्रोग्राफिया उसके अंदर क्या करी थी, पब्लिश करी थी। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, हो सकता है यही पूछ ले कि भाई हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, या हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, किसने कोशिका की सर्वप्रथम खोज करी, और उससे संबंधित जानकारी कहाँ प्रस्तुत करी, कहाँ लिखी, कहाँ पब्लिश करी। तो आपको याद रखना है दैट फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, बट दैट वाज द डेड सेल, वो मृत कोशिका थी। पर फिर भी पहली कोशिका जिसको ढूंढा था, जिसको ढूंढा गया था, वो हमारे रॉबर्ट हुक ने ही ढूंढा था, और वो प्लांट की बार्क में या पादप की छाल के अंदर ढूंढा था। उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यानी सूचनाएं थी, वो सभी सूचनाएं उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर क्या करी थी, पब्लिश करी थी। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ सेल वॉज, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ सेल वॉज published in micrographia, micrographia book, micrographia book, micrographia book, written by या wrought by, written by या wrought by, whatever you want to write, तो wrought by रॉबर्ट हुक, wrought by रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि पादप की छाल, क्योंकि पादप छाल, क्योंकि पादप छाल यानी बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, पादप का, पादप का मृत भाग होता है, पादप का मृत भाग होता है। तो भाई अगर ये पार्ट ही डेड है, जो बार्क है वो अगर डेड पार्ट है प्लांट का, तो इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो भी कैसी होंगी, मृत होंगी, है ना। तो इसके अंदर जो सेल्स की डिस्कवरी की गई थी, वो सेल्स भी क्या थी, मृत कोशिका, डेड सेल थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, दैट वाज द डेड सेल, वो मृत कोशिका थी जिसकी खोज करी थी, क्योंकि प्लांट के डेड पार्ट के अंदर देखा गया था सेल को, जो बार्क था, नीम के जैसे हमने सुना होगा ना, नीम की काष्ठ होती है, कई बार नीम की काष्ठ हम तोड़ के लेके आते हैं, जो टूटा हुआ सा भाग होता है नीम के स्टेम के ऊपर, तो वो उसकी बार्क होती है। तो दैट इज अ नॉन लिविंग पार्ट। अब अगर उसके अंदर सेल्स होंगी तो वो भी ऑब्वियसली नॉन लिविंग होंगी, यानी मृत होंगी, डेड होंगी। लिविंग होती तो वो टूटा हुआ मृत भाग तो कहलाता नहीं, है ना। तो इसी वजह से आई कैन से दैट फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। फर्स्ट सेल भी वही है और फर्स्ट डेड सेल भी वही है। अगर आपसे पूछेगा हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी, तब आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बाकी डेड सेल और फर्स्ट सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। तो लिखेंगे पादप की छाल, पादप की छाल पादप का मृत भाग होती है, पादप की छाल पादप का मृत भाग होती है, मृत भाग होती है। अतः रॉबर्ट हुक ने, अतः रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम, अतः रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को देखा था। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज bark is the dead part of plant, because bark is the dead part of plant, dead part of plant, that's why Robert Hooke discovered the, Robert Hooke discovered the dead cell, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल, मतलब मृत कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, बट दैट वाज द फर्स्ट सेल ना, पहली कोशिका थी जिसकी खोज करी गई थी। फिर नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे जीवित कोशिका की खोज। डेड सेल की खोज तो हमने देख ली, डिस्कवरी देख ली, अब देख लेते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी। तो लिखेंगे जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल या फिर जीवित कोशिका की खोज।
ईयर याद रख लेंगे, साइंटिस्ट का नाम याद रख लेंगे। ईयर है 1674, ईयर है 1674 और साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, ही वॉज द एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक इंग्लिश में सेम रहेगा नाम, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इंग्लिश वाले स्टूडेंट और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बेटा। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1674 में 1674 में 1674 में 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में, इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में, इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में, भाई कौन सी जीवित कोशिका देखी थी ये भी पता होना चाहिए। तो इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में यानी लिविंग सेल की फॉर्म में WBC को देखा। WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, फिर RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, और शुक्राणु कोशिकाओं को देखा। और शुक्राणु कोशिकाओं को देखा। शुक्राणु कोशिकाओं को देखा। तो इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, इन्होंने जीवित कोशिकाओं के रूप में, इन्होंने जीवित कोशिकाओं के रूप में, इन्होंने जीवित कोशिकाओं के रूप में WBC, RBC, WBC, RBC, WBC, RBC तथा 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 WBC, RBC तथा शुक्राणु कोशिका को देखा। शुक्राणु कोशिका को देखा। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व, ऑब्लिक करके, हाँ ऑब्जर्व, डैश करके लिखेंगे, ऑब्लिक करके नहीं, डैश करके लिखेंगे WBC। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स भी बोलते हैं आप। तो WBC कोमा लगा के RBC, WBC कोमा लगा के RBC एंड स्पर्म सेल, एंड स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, WBC, RBC एंड स्पर्म सेल। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, सेल की डिस्कवरी के साथ में ही एक सिद्धांत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सेल से रिलेटेड, और वो सिद्धांत कहलाता है कोशिका सिद्धांत। एक थ्योरी आती है जिसे सेल थ्योरी भी कहते हैं और हिंदी में प्रिंसिपल सिद्धांत कह देते हैं, बाकी उसको इंग्लिश में सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपके दो साइंटिस्ट थे, 1838 1839, 1838 1839 में, और साइंटिस्ट का नाम है आपका श्लीडन एंड श्वान। साइंटिस्ट का नाम है श्लीडन व श्वान, श्लीडन व श्वान। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? हियर वी विल टॉक अबाउट द बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब अगर मैं जीव की बात कर रही हूँ तो उसमें प्लांट भी आ जाएगा और उसमें एनिमल भी आ जाएगा, जंतु भी आ जाएगा और पादप भी आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। यानी लिविंग बॉडी जो होती है दैट इज मेड अप बाय द सेल्यूलर, मैं बोल सकती हूँ प्रोडक्ट्स एंड सेल्यूलर कंपोनेंट। इसी वजह से मैं ये बोल सकती हूँ बिकॉज
बॉडी जो है वो सेल से बन रही है, सेल्यूलर प्रोडक्ट से बन रही है, सेल्यूलर कंपोनेंट से बन रही है। दैट्स वाई इन्होंने ये बात बताई कि किसी भी सजीव के शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है, जो अरस्तु ने बताया था कि भाई संरचनात्मक इकाई होती है, वो संरचनात्मक इकाई एक्चुअली में होती क्या है, कोशिका, या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। बेसिकली बिकॉज द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप बाय द सेल एंड इट्स कंपोनेंट एंड इट्स प्रोडक्ट्स, दैट्स वाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई पूछेगा तो फिर वो क्या हो जाएगी, कोशिका। ये स्टेटमेंट तो अरस्तु ने दे दिया था 380, मैं बोल सकती हूँ 384 से 322 बीसी में, बिफोर क्रिस्ट। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि संरचनात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल यूनिट होती क्या है। बट बाद में जब श्लीडन और श्वान आए, इन्होंने ये बता दिया कि क्योंकि सजीव का शरीर जो है उसका निर्माण कोशिका के उत्पाद, कोशिका के कंपोनेंट करते हैं, संगठक पदार्थ करते हैं, इसी वजह से किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई जो है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो लिखेंगे इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार सजीवों का शरीर, इनके अनुसार सजीवों का शरीर, सजीवों का शरीर कोशिका व कोशिका व कोशिका के, कोशिका व कोशिका के उत्पादों से, कोशिका व कोशिका के उत्पादों से, उत्पादों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अतः, अतः सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई, सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। क्योंकि बॉडी ही सेल से मिलकर बनी है तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल हो जाएगी। तो संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, कोशिका होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे कंक्लूडेड दैट, they concluded that, they concluded that body of living organism, they concluded that body of living organism, body of living organism is made up by, is made up by, is made up by cell and its products, cell and its products, cell and its products. So cell is the, so cell is the, so cell is the, cell is the structural unit of, cell is the structural unit of living body, cell is the structural unit of living body, living body. That's it. ठीक है। फिर आगे एक बात और बोली इन्होंने, एक पॉइंट और दिया। इन्होंने कहा कि, इन्होंने क्या बोला कि सजीव के शरीर की सारी उपापचय क्रियाएं, सजीव के शरीर की सारी उपापचय क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। यानी ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लिविंग बॉडी अकर इनसाइड द सेल। तो स्ट्रक्चरल तो हमने देख ही लिया, यानी संरचनात्मक तो मैं बोल सकती हूँ हमने देख ही लिया। लेकिन अगर मैं फंक्शनल की बात करूंगी, क्रियात्मक की बात करूंगी, तो वो यूनिट भी हमारी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। वो भी हमारी क्या हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी, है ना। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे। तथा इन्होंने बताया कि, तथा इन्होंने बताया कि, तथा इन्होंने बताया कि, बताया कि सजीव के शरीर की, सजीव के शरीर की, शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं, सजीव के शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं कोशिका के अंदर,
कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर संपादित होती हैं, कोशिका के अंदर संपादित होती है या संपन्न होती है, संपन्न होती है। अतः अतः कोशिका, अतः कोशिका सजीव के शरीर की, सजीव के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होती है, शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होती है। क्रियात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट भी होती है, क्योंकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी कहाँ होती है, बॉडी के अंदर। दैट्स वाई दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल यूनिट भी हो जाएगा, ठीक है, फंक्शनल यूनिट भी हो जाएगा। चलिए, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे बिकॉज all metabolic activities of living body occur inside the, because all metabolic activities of living body occur inside the cell, so it is also known as the functional unit of living body. क्योंकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है, तो इसको हम फंक्शनल यूनिट जो है वो भी कह देंगे। और एक पॉइंट और लिख लेंगे, कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ, कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल। कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ, इंग्लिश में जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो होंगे, या तो होगा डीएनए या होगा आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल डैश करके लिख लेंगे डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अतः इसे शरीर की, अतः कोशिका को शरीर की आनुवांशिक इकाई, भी कहा जाता है। आनुवांशिक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, वो सब इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसी वजह से इसको हम जेनेटिक यूनिट जो है वो भी बोल सकते हैं बॉडी की, ठीक है। तो लिख लेंगे बिकॉज सेल हैव द जेनेटिक मटेरियल ऑफ, because cell have the genetic material डैश करके डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, because cell have the DNA, RNA and protein, so it is also known as the genetic unit of living body. अब ये तो सारी बातें हमारे श्लीडन और श्वान ने बता दी थी, है ना। बेसिकली दीज ऑल कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय द श्लीडन एंड श्वान, बट दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यूरॉन सेल्स अराइजेस। मतलब जो श्लीडन और श्वान थे वो ये बताने में असमर्थ थे
कि जो नई कोशिकाएं बन रही है, न्यूवन सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक्चुअली में कहाँ से हो रहा है। न्यू सेल्स तो बन रही हैं ये, लेकिन बन कहाँ से रही हैं ये बताने में मैं बोल सकती हूँ श्लीडन और श्वान जो है वो अनेबल थे, असमर्थ थे। तो ये हो जाते हैं हमारे कोशिका सिद्धांत की कुछ कमियां, यानी डीमेरिट्स ऑफ सेल थ्योरी, जिसको बाद में एक वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है वर्चोव, और वर्चोव ने फिर एक्सप्लेन किया कि हाउ न्यूवन सेल्स अराइजेस, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो होती किस प्रकार से है, ये बात जो बताई वो हमारे वर्चोव ने बताई। तो वो सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले हेडिंग डालेंगे कोशिका सिद्धांत की कमियां। हेडिंग डालेंगे कोशिका सिद्धांत की कमियां। हेडिंग डालेंगे कोशिका सिद्धांत की कमियां। कोशिका सिद्धांत की कमियां, इंग्लिश में डीमेरिट्स ऑफ सेल थ्योरी। डीमेरिट्स ऑफ सेल थ्योरी मतलब ये जो श्लीडन और श्वान वाला कॉन्सेप्ट था, इसको पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बता नहीं पाई ये कि न्यूबॉर्न सेल्स या नई कोशिकाएं बन कैसे रही है। तो जब आप यही नहीं बता पा रहे तो कंप्लीट सेल थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं थी। साइंटिस्ट आएंगे, एड ऑन किया जाएगा, मॉडर्न सेल थ्योरी दी जाएगी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया जाएगा, और फिर बताया जाएगा कि नई कोशिका जो है वो कैसे बनती है ना। तो लिखेंगे कोशिका सिद्धांत यह नहीं बता सका कि, कोशिका सिद्धांत यह नहीं बता सका कि, कोशिका सिद्धांत यह नहीं बता सका कि, नहीं बता सका कि शरीर में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की, शरीर में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। शरीर में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, मतलब ये नहीं बता पाए आप कि न्यूबॉर्न सेल्स कैसे बन रही है ना। तो लिखेंगे सेल थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, सेल थ्योरी वाज unable to explain, cell theory was unable to explain the formation of new cells, the formation of new cells या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति बताने में असमर्थ रहा। हेडिंग डालेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी, हेडिंग डालेंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इंग्लिश में लिखेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत या इंग्लिश में कहा जाएगा मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत या इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, लिखेंगे वैज्ञानिक वर्चोव, साइंटिस्ट वर्चोव थे, ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, वर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा कोशिका विभाजन होने से होती है। मतलब इन्होंने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होंगी
दे विल डू द सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन करेंगी, और कोशिका विभाजन होगा तब न्यू वन सेल्स का या नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन जो है वो सेल डिवीजन से होगा। और ऑब्वियसली सेल डिवीजन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स करेंगी, यानी पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होंगी वो कोशिका विभाजन करेंगी, जिससे नई कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। तो वैज्ञानिक वर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा कोशिका विभाजन होने से होती है। कोशिका विभाजन होने से होती है। कोशिका विभाजन होने से होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे वर्चोव एक्सप्लेन्ड दैट new one cells arises from pre-existing cells. New one cells arises from pre-existing cells with the help of cell division process. Pre-existing cells जो हैं they will do the cell division, यानी कोशिका विभाजन होगा पूर्ववर्ती कोशिकाओं में, और जब पूर्ववर्ती कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होगा तो उससे चलकर एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से न्यूवन सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इन अवधारणाओं के आधार पर इन अवधारणाओं के आधार पर 1857 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत 1857 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। जिसमें बताया कि अब तीनों पॉइंट मेंशन कर लेंगे किया, जिसमें बताया कि भाई जो न्यू मॉडर्न थ्योरी है सेल थ्योरी, उसमें क्या पॉइंट बताए गए, वो सारे पॉइंट जो ऑलरेडी दो पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे श्लीडन और श्वान ने बता दिए थे, और तीसरा पॉइंट जो है वो वर्चोव ने हमारा बता दिया था दैट न्यू वन सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस। तो ये तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हमारा जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो दी गई थी, और वो तीनों पॉइंट जो है हमें यहाँ पर मैंशन करने पड़ेंगे। तो जिसमें बताया कि क्या बताया वो देख लेते हैं, है ना। पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे according to these all concepts modern cell theory was proposed in 1857 which have following points. पहला पॉइंट था सजीव शरीर। कोशिका व कोशिका उत्पादों से बना होता है। कोशिका उत्पादों से बना होता है। अतः कोशिका सजीव के शरीर की
संरचनात्मक इकाई, सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई होती है, बिकॉज द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप बाय द सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे बिकॉज बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, because body of living organism, because body of living organism is made up by, because body of living organism is made up by cell and its product, cell and its product, because body of living organism is made up by cell and its product, cell and its products, so cell is the, so cell is the structural unit of living body, so cell is the structural unit of living body, structural unit of living body। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सजीव के शरीर की, सजीव के शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं। एक बार 1 मिनट के लिए रुकेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सजीव के शरीर की, सजीव के शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं, सजीव के शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं, समस्त उपापचयी क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं, समस्त उपापचयी क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं, कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं, अतः संपन्न होती है, अतः कोशिका सजीव शरीर की, अतः कोशिका सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई, सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है, सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है ना। ये पॉइंट भी ऑलरेडी वैसे हमने देख लिया था श्लीटर एंड श्वान वाले कॉन्सेप्ट में, पर दोबारा से मेंशन करना है, तो क्रियात्मक इकाई होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, बिकॉज ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, बिकॉज ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, बिकॉज ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी occur inside the, occur inside the, occur inside the cell, occur inside the cell, so cell is the, occur inside the cell, so cell is the, cell is the functional unit of living body, functional unit of living body, functional unit of living body, functional unit of living body। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कोशिका में, कोशिका में, कोशिका में सजीव शरीर का, कोशिका में सजीव शरीर का, सजीव शरीर का, सजीव शरीर का
आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, सजीव शरीर का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए व प्रोटीन उपस्थित होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होते हैं, अतः उपस्थित होते हैं, अतः इसे, अतः इसे सजीव शरीर की, अतः इसे सजीव शरीर की आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है, सजीव शरीर की आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है, जेनेटिक यूनिट भी कहते हैं, आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है, आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है। बिकॉज सेल हैव द, बिकॉज सेल हैव द, बिकॉज सेल हैव द जेनेटिक मटीरियल, बिकॉज सेल हैव द जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल डैश करके डीएनए, जेनेटिक मटीरियल डैश करके डीएनए, डीएनए कोमा लगा के आरएनए, कोमा लगा के आरएनए, कोमा लगा के आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, एंड प्रोटीन, एंड प्रोटीन, एंड प्रोटीन. So it is also known as, so it is also known as, so it is also known as genetic unit of, so it is also known as genetic unit of living body, जेनेटिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. स्ट्रक्चरल यूनिट कह दिया, संरचनात्मक इकाई कह दिया, फंक्शनल यूनिट कह दिया, क्रियात्मक इकाई कह दिया. आनुवांशिक पदार्थ है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, तो जेनेटिक यूनिट कह दिया. और इतनी बातें करने के बाद में लास्ट जो वर्चोव ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था वो भी हमें मेंशन करना है. तो लिखेंगे पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है. इंग्लिश वाले स्टूडेंट याद रखेंगे दैट, लिखेंगे न्यू वन सेल्स अराइजेस फ्रॉम, न्यू वन सेल्स अराइजेस फ्रॉम, न्यू वन सेल्स अराइजेस फ्रॉम pre-existing cells, new one cells arises from pre-existing cells, pre-existing cell. यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल था, यानी कोशिका का जो परिचय था वो होता है पूरा. सेल के इंट्रोडक्शन में हमने पहले तो ये देखा कि हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की खोज किसने करी. दो टाइप की सेल्स हमने देखी, यानी दो प्रकार की कोशिकाएं हमने देखी, एक मृत कोशिका और एक सजीव कोशिका, यानी एक डेड सेल और दूसरी लिविंग सेल. दोनों की डिस्कवरी हमें याद रखनी, किसने करी, किस तरीके से करी, कौन सी सेल को देखा, ये हमें पता होना चाहिए. उसके बाद में सेल के फॉर्मेशन, सेल के फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसको सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहा जाता है वो हमने देखा कि किसने दिया. तो बेसिकली अभी तक हम तो यही पढ़ते हैं क्योंकि फर्स्ट जो सेल थ्योरी के बारे में पॉइंट्स थे वो श्लीडन और श्वान ने बताए थे. दैट्स वाई ये मेंशन किया जाता है दैट सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द श्लीडन एंड श्वान, या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो श्लीडन और श्वान ने किया. उसके बाद में उसमें कुछ कमियां थी, यानी कुछ डेमेरिट्स थे उस सेल थ्योरी के, जिनको मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर जो है वो सही किया गया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर जो है वो करेक्ट किया गया, थोड़ा सा उसमें करेक्शन जो है वो किया गया. इसके अंदर जो स्पेसिफिकली वर्क आता है वो आपका वर्चोव का आता है, साइंटिस्ट वर्चोव का. और साइंटिस्ट जो वर्चोव थे उन्होंने ही बताया
दैट प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो सेल डिवीजन करती हैं एंड विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन दे विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूबल सेल्स। तो इसी के साथ में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल जो है वो पूरा होता है, कोशिका का परिचय जो है वो पूरा होता है। आगे कोशिका से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें और हमें और आगे पढ़नी है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।